दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, केंद्र में मंत्री अनुप्रिया पटेल वैसे तो अपना दल एस की नेता हैं, लेकिन एनडीए में काफी महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी की काफी रिलायबल एलाई के तौर पे वो उभरी हैं। अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है जो बहुत चर्चा का विषय है। आज देश के तमाम अखबारों में, वेबसाइटों पर वो चिट्ठी छाई हुई है और चिट्ठी में ये लिखा गया है कि भाई उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं सरकारी, उनमें जहां पर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के बेस पर केवल नियुक्तियां होती हैं, वहां पर ओबीसी एससी एसटी के जो अभ्यर्थी हैं, जो उम्मीदवार हैं नौकरी के लिए, उनकी नियुक्तियां यह कहकर नहीं की जा रही हैं कि वे सुटेबल नहीं हैं, नॉट फाउंड सुटेबल, एनएफएस। एनएफएस का मतलब अयोग्य आप हैं, यानी आप योग्य लोग नहीं मिले, सुटेबल लोग नहीं मिले। इस विषय पर पूरे देश में इनफैक्ट हाहाकार मचा है। साउथ इंडिया को अगर छोड़ दिया जाए तो साउथ इंडिया के कुछ एक स्टेट्स को, पूरे नॉर्थ में, सेंट्रल इंडिया में, हर जगह ये समस्या है। और खासकर ये पहले भी रही है, लेकिन जब से एनडीए का राज आया है, खासकर 2017-18 के बाद तो ये और ज्यादा बढ़ा है। तो इसी विषय पर हम आज बात करने जा रहे हैं कि एनएफएस को लेकर, नॉट फाउंड सुटेबल एससी एसटी ओबीसी के अभ्यर्थी, इस मुद्दे पर आखिर क्या राजनीति है और क्या सच है इसका, जो अनुप्रिया जी ने एक सवाल उठाया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह और हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संदीप यादव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप, आज बातचीत की शुरुआत हम आपसे करते हैं। ये मसला जो अनुप्रिया पटेल जी ने उठाया है, ये बात शुरू हुई है समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा हैं, जो जीत के आए हैं इस बार, और वो अपनी सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके पीछे का बैकग्राउंड है पिछले 2 टर्म का, दूसरा टर्म तो अभी चल रहा है योगी जी का। बहुत ही जो उनका शासन रहा है उसमें लगातार ओबीसी एससी एसटी की हकमारी और दमन का मामला लगातार उठता रहा है। लेकिन जो ट्वीट किया लालजी वर्मा ने कुछ दिनों पहले किया था, वो किया था एक अभ्यर्थी की कहानी है। ये सर्वेश कुमार, मेडिकल साइंस में एमबीबीएस के बाद लोग एमडी करते हैं और उसके बाद एक महत्वपूर्ण डिग्री होती है डीएम। और सर्वेश कुमार ने पहले अटेम्प्ट में एमबीबीएस पास किया था, जिसका फुल फॉर्म हम बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन किया, एमडी किया, और डीएम जो डिग्री है उसे सुपर स्पेशलिटी डिग्री कहा जाता है, उसे डॉक्टरेट इन मेडिसिन कहा जाता है। बहुत कम लोग डीएम करते हैं, जिनको वाकई में हेल्थ साइंसेज में इंटरेस्ट होता है, वो डीएम करने के लिए जाते हैं। सर्वेश कुमार का हाल ही का वाकया है, लखनऊ के एसजीपीजीआई, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहां पे उनको सर्वेश कुमार को 2 सीटें थी। डीएम में सीटें बहुत कम होती हैं और एडमिट करने के लिए इंटरव्यूज लिए जाते हैं। तो उसमें उनको 2 सीटें थी और एक अनरिजर्व थी, एक ओबीसी थी। वहां पे नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया गया है, जो कि वाकई में आश्चर्यजनक है। नॉट फाउंड सुटेबल का मसला यह है कि भारत एक ऐसा देश है जहां कभी कभी सुनने में आता है 10 सालों में कि नोबेल जीते जाते हैं, कोई पेटेंट जीता जाता है। 140 करोड़ का देश है और आज तक 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने साहित्य में नोबेल जीता। इसी तरह स्वीडन है, छोटा सा देश है, स्विट्जरलैंड है। आप सुनेंगे कि हर छोटे से देश में, जर्मनी में 5 करोड़ 6 करोड़ की आबादी है और 5-5 नोबेल जीत लेते हैं लोग। तो ये मसला है कि अब एक लड़का जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीपीएमटी, मुझे लगता है कि भारत की सबसे टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है। नीट में इस साल 23 लाख लोग बैठे थे, 24 लाख लोग बैठे थे, 23.50 करीब करीब। तो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको पास कर लिया, एमडी को पास कर लिया, डीएम में वो नॉट फाउंड सुटेबल। इस पर बवाल मचा हुआ है। लालजी वर्मा ने उसी को ट्वीट किया है। लालजी वर्मा कुर्मी समाज से आते हैं और इस चुनाव में करीब करीब अनुप्रिया पटेल का जो राजनीतिक बेस है वो सरक गया है। तो उनको एक इनसिक्योरिटी भी हुई कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसे लीडर, लालजी वर्मा बहुत ही हाल में लोकप्रिय हुए हैं कुर्मी समाज में,
तो उनको एक इनसिक्योरिटी हुई जिसकी वजह से उन्होंने लेटर लिखे हैं। हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। इससे तार जुड़े हुए हैं 69,000 जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हुई थी 2019 में, और उसमें जो तथाकथित हकमारी हुई है, उससे भी इस समस्या जुड़ी, क्योंकि अनुप्रिया पटेल, जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, कि पिछले 10 सालों तक चुप थी, आश्चर्यजनक चुप्पी थी, लेकिन अभी वो एक सीट पर, या उन्होंने कोई मामला स्पेसिफाई नहीं किया अपने लेटर में, जिक्र नहीं किया है। उन्होंने एक और जिक्र किया अपने लेटर में कि ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो क्या कर रही है कि ओबीसी पोस्ट को, नियम है एक, भारत सरकार ने नियम बनाया था, कांग्रेस के जमाने में ये नियम था, पता नहीं अभी क्या हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार उस नियम को बदल सकती है। नियम ये था कि ओबीसी की अगर एक पोस्ट है और उसमें कैसे भी अगर नॉट फाउंड सुटेबल होता है, नॉन फाउंड सुटेबल होता है, तो उसको आप 3 साल तक ओबीसी की पोस्ट को ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग एक और बात है कि एससी एसटी की सीटों को आप ना ही ओबीसी से भर सकते हैं, ना ही ओपन कैटेगरी से। लेकिन ओबीसी में ऐसा था कि आप उसको 3 बार एडवर्टाइज करेंगे। अब ये सरकार ने नियम रखा है या नहीं रखा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन नियम यही है। और अनुप्रिया पटेल ने अपने लेटर में इसका जिक्र किया है कि सबसे दुख की बात यह है कि वो कन्वर्ट करके ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट से भरी जा रही है। यही पूरा वाक्य है, जी मामला। जी जी। अनुप्रिया पटेल ने अपनी चिट्ठी में जो बात कही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उनके चिट्ठी से साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में इन सीटों पर जो अपर कास्ट हिंदू जो समाज है, उसके बहुत सारे जो योग्य अभ्यर्थी हैं, उनको नियुक्त किया जा रहा है और ये ओबीसी के लिए छोड़ा नहीं जा रहा है। नॉट फाउंड सुटेबल का मतलब ये नहीं कि अगली बार फिर से ओबीसी के लिए वो सीट एडवर्टाइज होगी, ये उनका आरोप है। और अब इसमें कितनी असलियत है वो तो खैर अलग बात है, लेकिन जब एक मंत्री ये बात कह रही हैं तो महत्वपूर्ण बात है। शीतल जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल तो वहीं की राजनेता हैं, बहुत प्रमुख हैं, बहुत डायनेमिक और बहुत एकेडमिकली भी बहुत साउंड है, पढ़ी लिखी पृष्ठभूमि उनकी है, उनके पिता बहुत संघर्षशील नेता रहे हैं। तो जो संदीप जी ने एक सवाल उठाया कि ये तो समस्या आज की नहीं है, ये तो पहले से है, बल्कि एनडीए के राज से भी पहले से है, लेकिन एनडीए में ये एक तरह से संक्रामक हो गया है। संक्रामक इतना ज्यादा है कि जो सरकारी सेवा में उच्च स्तर की नौकरियां हैं वहां भी ये हो रहा है, जो खासकर साक्षात्कार आधारित हैं, और जो नीचे की बिल्कुल नौकरियां हैं वहां भी हो रहा है। तो डीएम का जैसे उन्होंने जिक्र किया, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, तो उस तरह की जो टॉप जो श्रेणी है उसमें भी है और नीचे के पोस्ट में भी है। तो अब सवाल मेरा यह है कि आखिर अनुप्रिया ने इसी मौके पर क्यों बोला है पहली बार? क्या जो वो इशारा कर रहे हैं संदीप जी कि उनके वोट का आधार खिसक रहा है, जनाधार कमजोर हो रहा है, दूसरे और नेता इमर्ज कर रहे हैं, वही बात है या कुछ और भी है? बिना चिट्ठी लिखे सिमिलर बात निषाद जो मंत्री हैं, उन्होंने भी अभी थोड़ी देर पहले वही बात कह दी है। तो वो बात उनकी सही है डॉक्टर साहब की, कि राजनीतिक रूप से जनाधार खिसकने की वजह से एक डिस्टरबेंस है पिछड़ी जातियों के राजनेताओं में जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये बात प्रादेशिक नहीं है, ये लोकल बात नहीं है, ये राष्ट्रव्यापी है कि मोदी जी के सत्ता में आने के बाद, और उसके पहले भी जब अटल वाजपेयी जी की सरकार थी, या उसके पहले भी जब 77 में एक मिली-जुली सरकार थी जिसमें बीजेपी का प्रतिनिधित्व था, बीजेपी उस समय जनसंघ थी जो, यानी ये जो राइट विंग का पॉलिटिक्स है, वो टारगेटेड तौर पर इन चीजों पर नजर रखते हैं कि शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र पर उनका कब्जा हो। उन्होंने बहुत कुशलता से देश के ज्यादातर कुलपतियों को, उन लोगों को कुलपति बनाने में सफलता हासिल की है जो किसी न किसी रूप से संघ से जुड़े रहे। उन्होंने यूजीसी का चीफ उसको बनाया है जो इस बात को अस्वीकार नहीं करता। उन्होंने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो वीसी बनाया है, वो आरएसएस के कार्यक्रम बुलाते हैं जगह जगह, और वहां कहा जा रहा है, ये पता नहीं डॉक्टर साहब इसकी तस्दीक करेंगे या नहीं, 6,500 जो भर्तियां हुई हैं पिछले वर्षों में, उनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जो उस धारा से न हो और उसकी भर्ती हो पाई हो। तो इस तरह की जब परिस्थितियां, पहले हमारे यहाँ एक परिस्थिति पहले से है, वो है जाति के आधार पर। हमारे यहाँ सवर्ण जातियों का चूंकि इन सब का कब्जा है पहले से, और चूंकि उन्हीं के पास आर्थिक आधार थे, तो कब्जा होना, शिक्षा होना उनके हाथ में स्वाभाविक था। ज्यादातर स्कूल्स वगैरह, कॉलेज वगैरह, इंटर कॉलेज वगैरह जो प्राइवेट सेक्टर में बने,
वो सब बनाने वाले वो लोग थे, तो उसी तरह का उनको लाभ भी मिला। और उसकी वजह से शिक्षा पर इस तरह के नियंत्रण होने से इससे संबंधित लाभ पर भी उन्हीं का नियंत्रण रहा। उनको पता है कि इसमें अच्छी नौकरियां होती हैं, और काफी लड़ाइयों के बाद, काफी आंदोलनों के बाद और अच्छी हो गई हैं, अच्छे वेतन है वगैरह है। एक मिडिल क्लास का रोल है इसमें। तो हमारे पास एक आंकड़ा है अभी कुछ दिनों पहले ही, जो बिहार की जनगणना के बाद आया है, वो ये कि राष्ट्रीय स्तर पर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की जो आय है देश में, एक तो ये हो रहा है कि आय का संकेंद्रण हो रहा है। जो 100% के पास है उससे ज्यादा निकल के 10% में चली जा रही है, और 10% के पास से ज्यादा निकल के 1% में चली जा रही है। 1% के पास जो है उससे ज्यादा निकल के 20% के हाथ में चली जा रही है। इस तरह का संकेंद्रण हो रहा है। एक तो ये मोटा मोटा है। दूसरा, जातियों के आधार पर जो हो रहा है वो बहुत खतरनाक है। वो ये हो रहा है कि जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक हैं, इनकी दौलत इनके हाथ से निकल के पिछले 10 वर्षों में इनके हाथ से कम हो गई। मान लीजिए के पास 15% थी, तो आज इनके पास 10% बची है। करीब 30-40% पिछले 10 सालों में गंवा चुके हैं। क्यों? जो सरकारी नौकरियां हैं उनको कोशिश की जा रही है कि एक तो प्राइवेट सेक्टर में ठेला जाए, सरकारी भर्ती न की जाए। जिन क्षेत्रों में की जा रही है, जिसमें शिक्षा, संस्कृति वगैरह के क्षेत्र शामिल है, उसमें वो सब आरएसएस के लोगों की हो रही है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि जाति के आधार पर देखें तो इसमें 90% तक सवर्णों का बाहुल्य है। तो जो बाकी लोग हैं वो बिल्कुल उनके हाथ से मिडिल क्लास होने का रोल जो है वो छीनता चला जा रहा है। प्लस जो सामाजिक भूमिका है वो तो छिन रही ही है। तो ये दो तरह का, एक तो उनका मतलब इकोनॉमिक क्लास में उनका एंट्री रुक रहा है, दूसरे सोशल क्लास में भी उनकी एंट्री को जियोपार्डाइज किया जा रहा है। शिक्षा उन तक नहीं पहुंचेगी, अच्छी शिक्षा नहीं पहुंचेगी। उच्च शिक्षा वगैरह में तो ये मामला एकदम एक तरफा है। उच्च शिक्षा में तो हम पाएंगे कि 2% SC ST मिलते हैं। ये 10वीं 12वीं तक ज्यादा से ज्यादा लोग निकल जाते हैं। तो ये जो परिस्थिति पैदा हो रही है, ये देश की बहुमत जनसंख्या के लिए बहुत ही घातक और खतरनाक हो रही है। जो आजादी के बाद से जो गेन हुए थे, अब उन गेन को, जो उसकी वजह से एक मिडिल क्लास छोटा मोटा जन्म ले गया था इन समाजों में, और उसमें एक राजनीतिक चेतना आ रही थी, और वो चेतना कभी कभी, जैसा पिछले अभी के चुनाव में नजर आया, वो कभी कभी अपना हक मांगने के लिए जब संगठित रूप से प्रयास करती तो उसका नतीजा भी निकलता था। वो सब चीजें लूज कराने की कोशिश हो रही है, और बहुत सफलतापूर्वक हो रही है, क्योंकि जुडिशरी, प्रेस और आपका एजुकेशन और कल्चर, अगर इसमें सब में मामला एक तरफा होगा तो बाकी समाज तो नष्ट होने के अलावा उसके पास रास्ता क्या है। तो ये परिस्थिति बन रही है। और ये जो अभी जो हुआ है, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा जरूर कहूं कि, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में ये मंत्री महोदया ने उत्तर प्रदेश को इंगित किया है, सही है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर यूनिवर्सिटी और मादा यूनिवर्सिटी से खबरें आई हैं कि मुख्यमंत्री की जाति के लोगों की अधिसंख्या उसमें भर्ती की गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर और इस सब के जो भी नौकरियां वहां निकली हैं, और निश्चित तौर पर उसमें पिछड़ी जातियों, दलितों और इन सब का हक मारा गया है। लेकिन वो जो बात अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पत्र लिख के कह रही है, उसमें एक अवयव है। हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के बीच इस समय गला काट राजनीतिक लड़ाई चल रही है। चुनाव पहले से ही चल रही है, चुनाव के बाद वो तेज हुई है। मुझे ये लगता है कि ये उस लड़ाई का प्रतिनिधित्व करती हुई चीज है, जिसमें ये माहौल बनाने की कोशिश है कि अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहते हैं तो पिछड़ी जातियों वगैरह में असंतोष बढ़ रहा है, और उसका कारण यह है कि इनकी वजह से भर्तियों में ये सब हो रहा है। लेकिन उसमें वो छुपाया जा रहा है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत देश की सारी यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज के तहत हो रहा है। वो छुपाने की जरूरत नहीं है। जरूरत यह है कि इसको मतलब पूरे तौर पर इस मामले को लिया जाए और पूछा जाए, जो पिछड़ा SC ST आयोग ये क्या कर रहे हैं, इस देश में हो रहा है, उनके सामने आंकड़े आ रहे हैं और उनकी पूरी भूमिका नदारद है। शीतल जी, तो आपको क्या लगता है इसमें आई मीन जो उत्तर प्रदेश सेंट्रिक जो मसला बनाया गया है, दरअसल ये उत्तर प्रदेश सेंट्रिक नहीं है। आपके मुताबिक ये पूरे देश पैमाने पर, खासकर नॉर्थ इंडिया के पैमाने तक है, लेकिन उठाया गया है मसला केवल फिलहाल उत्तर प्रदेश तक। यही आप कहना चाहते हैं?
नहीं, ये राष्ट्रव्यापी है। केंद्रीय सेवाओं में जैसे अब आईएएस वगैरह बनाने के लिए उन्होंने एक नया विधि निकाल ली जिसमें 400 के आसपास भर्ती की गई, उसमें पिछड़ा, दलित और वो सब कहाँ है? गायब है। अभी ये भ्रष्टाचार की खबर आ रही है कि जो स्पीकर हैं, इनकी बेटी को एक इस तरह से तिकड़म करके 2019 में पहले लिस्ट में कुछ संख्या रोक ली गई। उसमें वो पास नहीं थी, उनका कोई मेरिट नहीं था, लेकिन उसके बाद वाली लिस्ट में उनका नाम आ गया, जो संख्या रोकी गई थी। इस तरह से उनको लाभ पहुंचाया गया, तो जाने कितने लोगों को इस तरह से लाभ पहुंचाए गए हैं। तो हमें दरअसल नहीं पता, जो पता है उतने से ये पता लग रहा है कि इतना सब कुछ हो रहा है, इस तरह से गलत तरीके से हो रहा है। और जहां नहीं पता वो तो जैसे अब नीट का मामला है, हमें नहीं पता कि कितने वर्षों से इसमें घोटाला चल रहा होगा और ये परिमाण कितना बड़ा होगा। अब जब 2-3 राज्यों में एफआईआर हुई है तो पता लग रहा है 40-40 लाख रुपया एक-एक बच्चे से, जिनसे ये सब जिनको जबरदस्ती पर्चा देके पास कराने का प्रयास हुआ है, तो पता नहीं कितने लोगों की मेरिट मारी गई होगी। ये जो मेरिट की बात करते हैं, वो जिन्होंने पहले ही प्राइवेट सेक्टर को 60% तक तो पहुंचा दिया है, इन सब क्षेत्रों में मैनेजमेंट कोटा वगैरह, उसमें कोई मेरिट से जाता है? पैसा देके जाता है। और वो पैसा देके कौन खरीद सकता है? जो समाज में जिसके पास पैसा है। पैसा किसके पास है समाज में? वो जो उन आंकड़ों में छुपा हुआ है, जिसमें दलित, पिछड़े और ये सब नहीं है। तो कुल मिला के साधन, शिक्षा और मौके कमजोर तबकों से छीन लिए जा रहे हैं बाकायदा राष्ट्रव्यापी स्तर पर। जहां विपक्ष की सरकारें वगैरह हैं, तो वो कुछ लेवल पर जो ईमानदार सरकारें हैं, जो इन पर सेंसिटिव, चूंकि विपक्ष की भी बहुत सी सरकारें इन मुद्दों पर सेंसिटिव नहीं है और या उसी तरह से सोचती है, और दूसरे जहां वो सेंसिटिव भी हैं तो इनके खतरे को उतने ढंग से नहीं देख पाती, और उसकी वजह से वहां भी हम उतना कोई काम होता हुआ नहीं देखते। लेकिन एक काम हुआ जिससे कुछ आंकड़े आए, जैसे बिहार के आए जातिगत जनगणना से, और उससे ये गंभीर बातें पता चली कि उच्च शिक्षा हुई और ऊपरी पायदान ए बी श्रेणी नौकरियां हैं, उसमें पता लगता है कि ये सब बिल्कुल एक तरफा गायब है। जो भी प्रतिशत है वहां से गायब है। मतलब उनकी नौकरियां वही तीसरी चौथी श्रेणी की हैं। अब सफाई कर्मचारी तो जाहिर है कि दलित समाज से ही आपको लाना है, क्योंकि सफाई कराने का काम उनसे कराना है। तो इसलिए आपको वहां संख्या आपको नजर आ जाए, गिन के आप बता देंगे कि इतना हमारे पास दलित और इनको हिस्सा मिल गया है। इस तरह की चालाकियां अभी तक हमारे पूरे सेटअप में न सिर्फ विद्यमान है, बल्कि इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। और फजिंग करके इस पूरे समाज को, जो बहुमत है, उसको और गरीब और कठिनाई में, अशिक्षित और आप कह सकते हैं कि उसे एक तरह की रूढ़िवादिता और धार्मिकता में भी ढकेलने की कोशिश साथ हो रही है, सांस्कृतिक हिस्से पे कब्जा कर। जी, तो संदीप, हम ये समझना चाहेंगे कि आप उत्तर प्रदेश है, बिहार है या दूसरे और प्रदेश हैं हिंदी भाषी क्षेत्र के, खास तौर पे यहाँ के जो पॉलिटिशियन, खासकर जो एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटीज के हैं, और जो मौजूदा जो सत्ता का गठबंधन है पिछले 10 वर्षों से जो पावर में है, और इसी गठबंधन के जो 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 प्रादेशिक कई ऐसी जगहें हैं प्रदेशों में जहां पर इनकी सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली थी, तो वहां उन गठबंधनों में, चाहे प्रदेश के हों या केंद्रीय स्तर पर हों, जो एससी, एसटी, ओबीसी के नेता, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी क्या स्थिति है? आप लोग इंटरैक्ट करते रहते हैं और आप लोग काफी डेलीगेशन वगैरह लेकर जाते हैं, शिक्षक संघ वगैरह और इस तरह के फोरम्स की ओर से। तो आखिर अपने समाजों में कैसे वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि वो बार-बार इलेक्ट होते हैं, कभी जनता उन पर अपना गुस्सा नहीं जाहिर करती है, या अगर जाहिर करती है तो किस प्रकार जाहिर करती है कि अभी तक स्टेटस को बना हुआ है, और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जो लोग हैं वो दलित, आदिवासी, पिछड़ों के अपने को मित्र भी बताते रहते हैं, उसका भी कोई पुरजोर विरोध इन वर्गों की ओर से नहीं होता है कि आप पूरे हमारे समाज को नॉट फाउंड सुटेबल क्यों बता रहे हैं। तो ये कैसे आप देखते हैं इसको, खासकर उन विधायकों, उन सांसदों, उन मंत्रियों की स्थिति जो अपने समाजों में एक तरह से धीरे धीरे पर्दाफाश हो रहा है, लेकिन फिर भी वो नेता बने हुए हैं? जी, ये बहुत ही व्यापक सवाल है और इसकी जो जड़ है वो सामाजिक और सांस्कृतिक अवेकनिंग में जुड़ी हुई है। आपने ध्यान दिया होगा कि अभी जो पिछला चुनाव था कर्नाटक का, उसमें सिविल सोसाइटी का बड़ा रोल था
और मेरे एक साथी हैं जेएनयू में, कन्नड़ के प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड हो गए अभी, वो इद्देलू कर्नाटका, वेकअप कर्नाटका के बहुत बड़े सूत्रधार थे। इस तरह का उत्तर भारत में कोई आप नहीं सुनेंगे अगले 10-15 सालों तक, 20 सालों तक। कारण ये है कि एक्चुअली हमारी जो जनता है उनका कोई कल्चरल और सोशल काम नहीं हुआ है। कांसीराम के बाद जो वंचित जनता है, मुलायम सिंह ने भी उनके एम्पावरमेंट में काम किया, लेकिन उस लेवल पर काम नहीं हो पाया। वो एक डिस्कनेक्ट है और उसमें बहुत बड़ा रोल है एडुकेशन का। हमारी जो जनता है उसपे कोई कल्चरल काम नहीं है। बहुत बड़ा काम था केवल हिंदुत्व का, तो हिंदुत्व से तो आदमी आदमी ही नहीं रहता, वो दूसरी दिशा में चला जाता है, पीछे वाली दिशा में। तो वो तो और खतरनाक है। तो जो होना चाहिए था उसके उलट काम हुआ, उसके लिए काम नहीं हुआ। तो ये पहली समस्या तो ये है। अब लेकिन जब बच्चे पढ़ रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, तो वो अब सवाल पूछ रहे हैं। इसीलिए पीडीए नाम का एक फार्मूला दिखा आपको। आपने देखा होगा कि समाजवाद नाम के दर्शन में एक माने एक गोलमाल चीजें थी। माने समाजवाद पे भी क्लैरिटी नहीं थी, सोशल जस्टिस पे भी क्लैरिटी नहीं थी, ह्यूमनिज्म पे भी क्लैरिटी नहीं थी, राइट्स पे भी क्लैरिटी नहीं थी। तो ये सब चीजें आई हैं। जितना जनता का प्रेशर होगा, जितना लोग अवेयर होंगे, उतनी पॉलिटिकल पार्टीज अपने को अपडेट करेंगी। जैसे विंडोज अपने को अपडेट करता है और चीजें अपडेट करती हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं हमारे वरिष्ठ साथी शीतल जी बता रहे थे, अभी 15 दिन बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की, और वो लैब है पेरिस में। टॉमस पिकेटी दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री हैं, और लुकास चांसेल और एक लड़का है नवनीत भारती, तीनों ने मिलकर उस रिपोर्ट को तैयार किया। आंखें खोल देने वाली नहीं, भारत के भविष्य को कितना अंधकारमय है वो बता रही है। रिपोर्ट बताती है कि 1% लोगों के पास 22% रिसोर्सेज हैं, और 10% लोगों के पास 57% रिसोर्सेज हैं। और जो देश की बड़ी आबादी है, सबसे इसमें जो माने आंख खोलने वाली बात है वो ये है कि ओबीसी का 2012 से 2022 तक जो वेल्थ में जो हिस्सा था वो 18% था, वो घट के 9% हो गया। और एससी एसटी का 1.8 था, जो बढ़ के 2.3% हुआ है। मतलब कुल मिला के ये करीब करीब, वो रिपोर्ट कहती है कि जितने भी मार्जिनलाइज तबके हैं वो 13% शेयर में है। तो एकदम सही बात कह रहे थे शीतल जी कि भयानक एक गैप हो गया। इस गैप को कौन भरेगा? और ये नहीं भरेगा, डिस्कंटेंट होगा, और डिस्कंटेंट होगा तो तमाम तरह की बीमारियां, जैसे शरीर में वैसे ही है कि आपका कोई रोग हुआ हो और बाद में कैंसरस हो जाए, तो ये कैंसर की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 10 सालों का राज अगले कैंसर की तरफ बढ़ रहा है। वो रिपोर्ट कहती है कि जो महिलाओं का लेबर में रिप्रेजेंटेशन है, लेबर फोर्स, कोई भी देश इवॉल्व ही नहीं हो सकता जब तक कि पुरुष और महिला वो दो पहियों की तरह है। अगर उनका लेबर फोर्स में वो घटी है, वो जो लेबर फोर्स में कंट्रीब्यूशन है महिलाओं की, वो घटी है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ कि मंडल लगा 7 अगस्त 1990 को, और जो ओबीसीज हैं वो इस देश की सबसे बड़ी चुनौती है, खास करके उत्तर भारत की। वो बहुत बड़ी समस्या है दलित और आदिवासी समाज से भी, क्योंकि दलित समाज कम से कम आइडियोलॉजिकली बहुत ही करेक्ट है, और ये बहुत ही आइडियोलॉजिकली एक बहुत है, बहुत है। जी जी, बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन में, और कंफ्यूजन, वो संस्कृत में कहावत है कि संशयात्मा विनश्यते। तो ये पूरा जो आइडियोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल एक डिसोरिएंटेशन है या एक कंफ्यूजन है, ओबीसी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और ओबीसी वास्तव में नॉर्थ इंडिया के इवॉल्वमेंट में एक चैलेंज है। 5% रिप्रेजेंटेशन था 1990 से पहले ओबीसी का नौकरियों में, और आप जान के आश्चर्यचकित होंगे कि आज भी तथाकथित ये जो बैकवर्ड पॉलिटिशियंस हैं, इसको इनकाउंटर नहीं कर पाते हैं, क्षमा करिएगा, काउंटर नहीं कर पाते हैं कि जो 27% का मंडल ने रिजर्वेशन रिकमेंड किया, उसमें भी जो इनका क्लास 1 ग्रुप ए की नौकरियों में, ये बीजेपी की सरकार ने ही आंकड़ा दिया 2021 में, वो 16.50% है। अभी भी वो 11% खाली है। और जो क्लास 2 मतलब बी की नौकरियां हैं, ग्रुप बी की, उसमें तो 13.5-14% है। और ग्रुप सी में इनका 20 है, और ग्रुप डी में सफाई कर्मचारी जैसा जिक्र कर रहे थे आप, वो 21-22% है। पूरा कुल मिला के चारों क्लास की नौकरियां वो पड़ती हैं आपकी 21% के आसपास। कहते हैं, इन्होंने नैरेटिव बना दिया कि फलाने खा गए, यादव खा गए, कुर्मी खा गए, कोयरी खा गए। सबसे बड़ी समस्या है कि वो 27 में अभी भी 6% भरा नहीं है, लेकिन इसको जो विपक्षी दल है वो बता नहीं पाए कि भाई 6% हमारा भरा नहीं, हम खा कैसे जाएंगे। समस्या ये है कि बड़े सवाल उठते हैं कि सेक्रेटरीट में एक भी ओबीसी सेक्रेटरी नहीं है। अब आप चारों जो डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं उसमें भी देख लीजिए। सबसे पहले आप विधायिका को उठा लीजिए, 2019 की पार्लियामेंट में क्रिस्टोफ जैफुलेट की किताब है मेरे सामने, उसने लिखा साफ साफ कि 42.50% जो अपर कास्ट पॉलिटिशियंस, जो लॉ मेकर्स हैं, वो चुन के गए। हालांकि आबादी इनकी नॉर्थ इंडिया में नहीं मालूम है,
साउथ में बहुत सारी चीजें करीब करीब मालूम है। और ओबीसी की आबादी, जो बिहार की आबादी है 63%, उसके हिसाब से लें तो 60% भी है अगर, तो इनके लोग 20% के नीचे थे, 19% थे। तो ये तो विधायिका में स्थिति है इनकी। और अब आप कार्यपालिका में तो छोड़ ही दीजिए, मैंने बताया अभी 16% ग्रुप ए में है। और जुडिशरी में 2014 से पहले, हालांकि आंकड़ा नहीं इस देश में, विचित्र देश है भारत। भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने आंकड़ा इकट्ठा शुरू किया करना 1872 में। उन्होंने कास्ट सेंसस भी कराई सबकी 1872 में, हालांकि वो आंकड़ा सही नहीं था। 1881 में एकदम सही कराई, और वो कराते रहे 1941 तक। हालांकि 1931 का उन्होंने जारी किया, 41 का इसलिए नहीं जारी किया कि 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ जी। तो ये जो है, ये मसला जो है कि अब रही बात जुडिशरी की, तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। 2014 से पहले कोंडल राव एक है, उन्होंने अपनी किताब लिखी, बताया कि 5 ओबीसी के जजेस थे, जितने भी भारत के हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जज हुए हैं 500, 2014 से पहले, उसमें 5 ओबीसी थे, 5 दलित थे, आज तक एक भी आदिवासी नहीं है। ये भारत, विश्व गुरु भारत जो कि महामानव द्वारा चलाया जा रहा है, उसकी हकीकत है। जुडिशरी हो गई, कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई, मीडिया को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि मीडिया ने जिस तरह का टर्न लिया है वो तो एंटी ह्यूमनिस्ट हो चुकी है। और ये हालत है। तो मेरा कुल कहने का मतलब यही है कि जो आपका सवाल था, उसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जिसके साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जातिवाद समस्या नहीं है, भारत विश्वगुरु बन जाएगा अगर जातिवादी यहाँ का जो बड़ा तबका है। दिव्याचेरियन की किताब है, बहुत ही बेहतरीन किताब है, कि हिंदू शब्द चर्चा में कहां से आया। वो प्रिंसटन में पढ़ाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और उन्होंने हिंदू शब्द की उत्पत्ति के ऊपर किताब लिखी है, और बड़ी बेहतरीन किताब है। ये बनिया ब्राह्मण समीकरण से निकला था, और ये मारवाड़ के बनियों ने इसको क्वाइन किया था। और खास करके मुगल खास करके जो मुस्लिम शासक थे, उनको उनके खिलाफ अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए, काउंटर करने के लिए। तो ये चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि नॉर्थ में इतनी समस्याएं क्यों, साउथ में क्यों नहीं है, साउथ ने कैसे सुलझा लिया। और हम लोग जातिवाद पे भी कभी बात करेंगे। जो हमारे गिरमिटिया मजदूर गए थे, वो गए तो सूरीनाम, लेकिन उन्होंने सारी चीजों को सुलटा लिया। वो सभी जातियों के लोग थे, ज्यादातर लोअर कास्ट थे, आज एक प्रोग्रेसिव स्टेट बन चुका है। तो उन्होंने जातिवाद पे कैसे काम किया, कैसे ऊपर गए, ये सब बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें जो कभी बात करेंगे। बिल्कुल आखिर में शीतल जी, कि ये चाहे जिन कारणों से भी ये मामला सामने आया है, क्या आपको लगता है कि ये सीरियसली जो जो एनडीए की लीडरशिप है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो या केंद्र की हो, क्या इस तरह के मसले को, जो नॉट फाउंड सुटेबल, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, जो जामिया हर जगह, हर केंद्रीय विश्वविद्यालय में है, क्या उसको एड्रेस करेंगे? क्या स्टेट्स में नेताओं को कहेंगे? क्योंकि एक नेता ने कहा, एक एमपी, एक मंत्री ने कहा है, ये ऑलरेडी कैबिनेट के स्तर पर होना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ। आपको लगता है इससे होगा? देखिए, अगर जन दबाव बनेगा तो होगा जल, लेकिन जैसा आप सवाल कर रहे हैं, जिसका उत्तर अभी डॉक्टर संदीप ने दिया, दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन सब जगहों के साथ कोई आंदोलन मौजूद नहीं है। राजनेता है जो आप इस समाज के मतदाता समूह को तिकड़मों के आधार पर वोट पेटी तक ले जाते हैं और चुनाव हार या जीत जाते हैं, लेकिन ये आंदोलन नहीं है उस तरह से। जब तक ये आंदोलन जन्म नहीं लेता, इस तरह का सामाजिक आधार, जैसे जैसे अभी उन्होंने बताया, तो ये सवाल जब खड़े नहीं होंगे, सवाल बड़े नहीं है, नेता है तो नेता बिक जाएंगे, इंडिविजुअल फायदों में बिक जाए। कोई निषाद पार्टी का है, कोई राजभर का है, कोई दलित है, कोई पिछड़ा है, कोई यादव है, कोई कुर्मी है, वो बिक जाएंगे। वो एक नेता को मैनेज करना आसान है, एक आंदोलन को का जवाब देना मुश्किल है। जैसे अब किसान आंदोलन पैदा हुआ, तो उसने पूरी आपकी नॉर्थ की, पश्चिम उत्तर प्रदेश से राजस्थान तक की पट्टी को उलट डाला। ऐसा एक आंदोलन अगर अब बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े आ जाने के बावजूद, मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि वहां की पार्टियां कर क्या रही हैं। इन आंकड़ों के आ जाने के बाद गांव-गांव में, कस्बों-कस्बों में, तहसील में इस पर चेतना जगाने का काम होना चाहिए था, जो कोई नहीं कर रहा है। तो सिर्फ दोस्तों, जी, आप हमारे दोनों वक्ताओं की बातें आपने सुनी हैं। आप स्वयं फैसला कीजिए कि इस पूरे विषय का सच क्या है और नेताओं की भूमिका उसमें क्या है। जो लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं, वो 10 वर्षों से मंत्री हैं। जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में है, वही गठबंधन केंद्र में है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। केवल खत लिखे जा रहे हैं और खत पर राजनीति हो रही है। मीडिया में उसको लेकर विवाद हो रहा है, थोड़े बहुत बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन असल कहानी यह है
कि पूरे समाज को, एक बड़े हिस्से को, सबाल्टर्न समाज को नॉट फाउंड सुटेबल घोषित कर दिया गया है। सच्चाई ये है कि पूरा समाज ही नॉट फाउंड सुटेबल है। कुछ ही नौकरियां उनको मिल सकती हैं, उसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं जो अपनी प्रतिभा, अपनी पहुंच के बल पर और अच्छे परिवारों से हैं, धनी परिवारों से हैं, तो वो थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आम जो समाज है, दलित, आदिवासी, ओबीसी, उसमें से किसी भी व्यक्ति का आगे बढ़ना, और प्रतिभाशाली अगर है भी तो प्रतिभा संपन्न स्थानों पर, ऐसी जगहों पर जहां वो जाकर रिसर्च कर सके, देश को कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, ये लगभग स्वतंत्र भारत में असंभव कर दिया गया है। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।